नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज़ चल रही है इस चैनल पर क्लासेस के साथ साथ, तो जो भी बच्चे यूपी पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हिंदी का मॉक टेस्ट है, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, हिंदी का मॉक टेस्ट आपको ये काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। इसके साथ साथ चैनल पर हिंदी की क्लासेस भी आ रही हैं, लगातार जीएस की भी क्लासेस हैं। आप उन क्लासेस को करते रहिए और साथ में मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार ए, बी, सी और त्रुटि रहित होने पर डी पर चिन्ह लगाना है। अर्थात 3 तरह के कथन दिए गए हैं, वाक्य हैं, और इनमें से देखना है यदि कोई त्रुटिपूर्ण है, गलत है तो उस पर टिक करेंगे। अगर किसी में भी कोई गलती नहीं है तो हम लोग ऑप्शन डी को चुनेंगे। चलिए सबसे पहला वाला देखते हैं। तो फर्स्ट का जो पहला वाक्य है वह किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो इनमें से बताना है कि इसमें त्रुटि है या फिर त्रुटि नहीं है, वो हमें बताना है। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। पूरा वाक्य सही दिया गया है, कोई भी त्रुटि नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसी पर आधारित हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्टेटमेंट जो पहला है, पहला वाक्य पल्स पोलियो से बचाव के लिए ऑप्शन बी दिया गया शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। सी दिया है सबसे पहला उपाय। अब इनमें से बताना है कोई त्रुटि है या फिर नहीं है। तो इसमें देखिए यही त्रुटि है, ऑप्शन सी। यहाँ पर सबसे पहला उपाय ये ऊपर होना चाहिए था, उसके बाद में सारे सेंटेंस होने चाहिए थे, तो यही गलत हो जाएगा। सबसे पहला उपाय पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं अलग जो वाक्य दिए गए हैं उनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। इनमें जो पहला वाक्य है उसके अनुसार देखते हैं सरदार पटेल से अच्छी। ऑप्शन जो बी दिया गया है इस देश में फिर नहीं हुआ। सी दिया गया राजनीतिक एवं प्रशासक। इसमें से बताना है कोई त्रुटि है या फिर नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें पहले ही सेंटेंस में त्रुटि है, पहले ही वाक्य में सरदार पटेल से जो अच्छी लिखा हुआ है ये गलत है। अच्छी स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होगा, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द में नहीं यूज़ होगा, पुल्लिंग वाक्य में नहीं होगा। यहाँ पर होना चाहिए सरदार पटेल से अच्छा, इस देश में फिर नहीं हुआ, पहले तो राजनीतिक एवं प्रशासक आना चाहिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसे गलत हो जाएंगे और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करना है। 4 ऑप्शन दिए गए, मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। इसमें पहली रचना जो दी गई है वो है नागमती वियोग वर्णन। दूसरी रचना है ब्रह्म राक्षस। तीसरी रचना है झूठा सच और चौथी असाध्य वीणा। अब इनको मैच करना है, जैसे कि अज्ञे दिए गए हैं, यशपाल हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं और मुक्तिबोध हैं। अब मैच करना है कौन सी रचना किस रचनाकार की है। यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। नागमती वियोग वर्णन जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध, झूठा सच यशपाल और असाध्य वीणा अज्ञे की है। एक बार फिर से सभी लोग देख लेंगे। नागमती वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की है, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की है, झूठा सच यशपाल की है और असाध्य वीणा अज्ञे की है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं ए का ऑप्शन 3 है और बी का ऑप्शन 4 हो जाएगा और इस तरह ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना।
तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट करके आप लोग इनको नोट भी कर लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं और यहीं पर साथ में याद भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 और जो 6 दी गई है, इनमें निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व बिना क्रम के हैं और चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। पहला और जो आखिरी वाला है वो फिक्स है, उसके अलावा सब में हम क्या करेंगे, आगे पीछे करके हमें उन्हें मैच करना है, पूरा सेंटेंस बनाना है। तो 5वां वाला प्रश्न सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब या, र, ला, वा देखेंगे और उसके बाद जो आखिरी है, इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा गया है, कहा जाता है, ये फिक्स है। अब यह देखते हैं त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए, र है तभी नए नए आविष्कार होते हैं, ला है तरह तरह के नए उपाय सोचता है और वह है जो जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर अब सबको मैच करना है। आप क्या करेंगे, एक एक करके आगे पीछे लगा करके देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और इसका सही जो उत्तर है वो देखिए, जो जो मनुष्य की, पहले तो आवश्यकता आविष्कार की जननी, उसके बाद जो जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के नए उपाय सोचता है, तभी नए नए आविष्कार करता है। तो इसके अनुसार आप देखेंगे पहले वाह है, वाह के बाद या है, उसके बाद ला है, फिर रा है और इस तरह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग और समझ जाएंगे कि कैसे इस सेंटेंस को मैच करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6th प्रश्न में भी हमें यही करना है। पहला सेंटेंस तो फिक्स है, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, और फिर यह दिया गया केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में, फिर है योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा। ला दिया गया है सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए, वह है कि प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सीधे निवेश किया जाना है। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सा सही उत्तर है, तो इसका हो जाएगा देश में संतुलित क्षेत्रीय प्रगति। देश में, हाँ एक मिनट, पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे कि देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। देखिए इसमें आगे पीछे दिया गया है, इसलिए मैंने मूव करके आपको बार बार दिखा दिया है और इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, व, ल, या, ला। ठीक है। अगला प्रश्न है ऐसा लगा मानो बम फटा हो। अब इस वाक्य में अव्यय पूछा गया कौन सा है, स्वरूप बोधक है, संकेत बोधक है, उद्देश्य बोधक है या फिर कारण बोधक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐसा लगा मानो बम फटा हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वरूप, मानो ऐसा लग रहा है, तो स्वरूप बोधक यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न जो 8 और 9 दिया गया है, इनमें बताना है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन कर उत्तर चिन्हित करना है। 8वां प्रश्न है, इनमें से जो शुद्ध वाक्य हैं उन्हें बताना है, बाकी 3 क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जैसे कि नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, पहला ये वाक्य है। दूसरा है छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है और ऑप्शन डी है साधनों का विकास करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, युद्ध मानव को अमानवीय बनाता है। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, नहीं होंगे, खड़े हैं। ठीक है। छात्र अनुशासन प्रिय होने चाहिए और साधनों का विकास करना होगा, है ना। यहाँ पर ये इसके सही वाक्य हो जाएंगे। 9वां प्रश्न देखिए, पहला सेंटेंस है माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। दूसरा सेंटेंस है माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, या फिर तीसरा वाक्य दिया गया है माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, या फिर ऑप्शन डी है माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। अब इनमें से बताना है। देखिए इसका सही वाक्य हो जाएगा
माँ को अपने पुत्र से ममता होती है और ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले जो 4 प्रश्न हैं 10 से लेकर के 14 तक, इनको हमें कैसे हल करना है। एक अवतरण है, एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है और उसी के अनुसार हमें उन्हें हल करना है। देखिए, गद्यांश आपको अगर हल करना है तो सामान्य सा तरीका है कि आप एक बार उस अंश को पढ़िए जो अवतरण दिया गया है, उसके बाद प्रश्नों को पढ़िए और दोबारा जब आप रीड कर रहे हैं पेंसिल लेकर के तो आपको आसानी हो जाएगी, आपके उत्तर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम साथ में क्या करेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे, फिर एक एक प्रश्न को हल करेंगे। आवश्यकता इस बात की है हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें, उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। तो हमने पूरा गद्यांश रीड कर लिया है। अब उसी के आधार पर हमें इन 4 प्रश्नों को हल करना है। अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, जो गद्यांश में दिया गया ठीक उसी प्रकार से इनका उत्तर हमें देना होगा। जैसे पहला प्रश्न है, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें, अब ऑप्शन देखेंगे फिर उत्तर चुनेंगे। ए है विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, बी है सामयिक जीवन निरंतर प्रवाहित होता रहता है, सी है भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान निहित है, डी है भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। और इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें ऑप्शन ए है सामयिक जन संस्कृति का समावेश हो, ऑप्शन बी है भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, ऑप्शन सी है पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता हो, या फिर ऑप्शन डी है आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का सन्निवेश हो। 11वें प्रश्न का हमें उत्तर बताना है। हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब जो 12वां प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है, सर्वाधिक उपयुक्त जो शीर्षक है। देखिए, मैंने एक ही बार रीड किया है। आप क्या करेंगे, जब भी पेपर में आएगा पढ़ करके दोबारा रीड करके ही उत्तर निकालिएगा। जैसे स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी है, क्या शीर्षक हो सकता है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा। ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षित जन और सामान्य जनता। ऑप्शन डी है शिक्षा का माध्यम। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। ये इस गद्यांश का सबसे सटीक शीर्षक होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम, ऑप्शन ए है भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देते, ऑप्शन बी है भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते,
या फिर ऑप्शन सी दिया गया है विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। ऑप्शन डी है नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहे हैं। इन प्रश्नों में हम देखेंगे इसका सबसे सही उत्तर होगा शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। अब इसका ऑप्शन क्या सही हो सकता है? गद्यांश के अनुसार सामयिक जीवन प्रवाह से। ऑप्शन बी है अद्यतन साहित्यिक परंपरा से। ऑप्शन सी है समसामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से। या फिर ऑप्शन डी है भारतीय नव्य समाज शास्त्र से। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय नव्य समाज शास्त्र से। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि भारतीय नव्य समाज शास्त्र से, मतलब इसका जो सही उत्तर है, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। गद्यांश तो हमने सॉल्व कर लिया है। 15वां प्रश्न है तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में नहीं है? ऑप्शन ए है रामचरितमानस। ऑप्शन बी है विनय पत्रिका। ऑप्शन सी है कृष्ण गीतावली। या फिर ऑप्शन डी है दोहावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो रामचरितमानस है ये ब्रज भाषा में नहीं है। बाकी सारी क्या हैं? ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका हो, चाहे कृष्ण गीतावली हो, दोहावली, इनकी भाषा अलग है, ठीक है। ब्रज भाषा में ये सारी रचित हैं, किंतु जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में है। किस में है? अवधी में रची गई है। तो ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ऑप्शन ए है कन्नौजी। ऑप्शन बी है मेवाती। ऑप्शन सी है बघेली। या फिर ऑप्शन डी है मगही। तो पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी आती है। देखिए हिंदी भाषा का विकास मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग वो क्लास ज़रूर देख लीजिए। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, तो वो प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी आती है। कौन सी आती है? कन्नौजी। 17वां प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? ऑप्शन ए है कानन कुसुम। ऑप्शन बी है करुणालय। ऑप्शन सी दिया गया है प्रेम पथिक। और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रेम पथिक है ये जो काव्य रचना है ये अतुकांत शैली में लिखी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की रचित नहीं है, इनकी कृत नहीं है? जयद्रथ वध, यशोधरा, नील देवी या फिर साकेत। देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में जयद्रथ वध भी है, यशोधरा भी है, साकेत भी है, किंतु नील देवी नहीं है। नील देवी नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और उचित विकल्प चुनकर सही चिन्ह लगाना है। जैसे संधि पूछी गई है, संधि से 2 से 3 प्रश्न आते हैं प्रश्न पत्र में। और यूपी पुलिस वाले बच्चे संधि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। संधि है, समास है, लगभग हर टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो संधि तो फिक्स है, यहाँ से प्रश्न आना है। और आप इसमें देखिए दिया गया है संधि विच्छेद दिया गया है वाणी और औचित्य। इसका सही संधि विच्छेद बताना है। वाणी औचित्य होगा, वाण्यचित्य होगा, वाण्यचित्य होगा या वाणोचित्य होगा। तो वाणी और औचित्य को जब मिलाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन याद रखिए वाण्योचित्य। ठीक है, वाणी और औचित्य मिलकर के वाण्योचित्य बना लेंगे। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मैंने सारी संधि बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोग को पढ़ा दी है। अगर नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लास करके ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न है अन्वीक्षण, इसका संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए है अनुईक्षण।
ऑप्शन बी है अन और वीक्षण, ऑप्शन सी है अनु और ईक्षण, ऑप्शन डी है अनु और इक्षण। इनमें से बताना है। तो ये देखिए अन्वीक्षण का होगा अनु और ईक्षण, अनु और ईक्षण, ठीक है। यहाँ पर संधि कौन सी है? स्वर संधि की यड़ संधि है, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर उ जो आया है, उ का परिवर्तन किस में हो गया है? वा में हो गया है, ठीक है, उ वा में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? यड़ संधि है। स्वर संधि का ही जो पार्ट है अनु ईक्षण, इसका संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न 21। अगला प्रश्न है हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, पंजाबी, बांग्ला या फिर नेपाली। इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आप लोग देखिए इसका सही उत्तर जो नेपाली है, नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी के अतिरिक्त नेपाली ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है 22। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन ए है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन बी है डॉक्टर रघुवंश, ऑप्शन सी है मृदुला गर्ग या फिर ऑप्शन डी है निर्मल वर्मा। इनमें से बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। तो हवा में हस्ताक्षर नामक जो रचना है ये है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। किसकी है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2015 मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, उनमें एक एक करके आपको याद करना है, पढ़ाया है मैंने। यहाँ पर मैं प्रश्नों को हल करा रही हूँ तो सिर्फ प्रश्नों का उत्तर बताऊँगी। तो जो 23rd क्वेश्चन है इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो देखिए। ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है जयपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। 2015 का जो हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन 10वां था, ये भोपाल में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है मगही, ऑप्शन बी है कन्नौजी, ऑप्शन सी है मेवाती या फिर ऑप्शन डी है बघेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेवाती। इनमें से जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है वो मेवाती है, ठीक है। कौन सी है? मेवाती। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 25वां प्रश्न है युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? समास पूछा गया है। ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी है अलुक तत्पुरुष या फिर ऑप्शन डी है नए तत्पुरुष। तो 25वें का प्रश्न देखना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष। सारे तत्पुरुष ढंग से पढ़ाए गए हैं, आप क्लास ज़रूर देखिए। युधिष्ठिर अर्थात आप जो समास, संधि और ये सब पढ़ रहे हैं, ये सारी क्लासेस ऑलरेडी इस चैनल पर दी जा चुकी हैं। आप उनको पढ़िए और साथ में मॉक टेस्ट लगाते चलिए। अगला प्रश्न है 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है द्वंद्व या फिर ऑप्शन डी है कर्मधारय। और इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि। 8 अध्याय जिसमें वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, मतलब उसको बोलेंगे अष्टाध्यायी। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे द्विगु समास क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि संख्या का, बट यहाँ पर जो 8 अध्याय जिसमें उसे अष्टाध्यायी बोलते हैं और वो किसी तीसरे पद की तरफ यहाँ पर इंगित किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बहुव्रीहि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां, जिसके बारे में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? विभत्स का ऑप्शन ए है भयानक, ऑप्शन बी है वीर, ऑप्शन सी है श्रृंगार और ऑप्शन डी है करुण। इनमें से हमें बताना है कौन सा उत्तर सही है। ओके,
तो देखिए जो विभत्स है उसका जो विपरीत होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, श्रृंगार। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, श्रृंगार। विभत्स का विरोधी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है अपादान, ऑप्शन सी है संप्रदान या फिर ऑप्शन डी करण कारक। 28वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। राजा भिक्षुक को दान देता है, संप्रदान को के लिए होता है इसका विभक्ति चिन्ह। सभी के विभक्ति चिन्ह जरूर याद रखिए जिससे कि आप इस तरह के प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है 29 और 30 जो दिए गए हैं इनमें विलोम शब्द चुनने हैं। जो भी दिए गए हैं उनमें से मतलब 3 गलत होंगे और 1 सही है, उसमें विलोम शब्द बताने हैं। जैसे 29वें का सदैव, ऑप्शन ए है विरत, ऑप्शन बी है विरद, ऑप्शन सी है विरज या फिर ऑप्शन डी है विरल। इसका सही उत्तर बताना है 29वें का। इसका सही उत्तर सदैव का हो जाएगा विरत, सदैव का विरत। अगला प्रश्न है सहोदर के लिए क्या विलोम शब्द होगा? ऑप्शन ए है परोदर, ऑप्शन बी है अधर, ऑप्शन सी है अन्योदर या फिर ऑप्शन डी है कुधर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सहोदर का परोदर। ठीक है, सहोदर का परोदर। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 से 33 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं इनमें पर्यायवाची शब्द बताने हैं। जैसे कि हमने विलोम शब्द चुने हैं उसी प्रकार हमें पर्यायवाची चुनने हैं। जैसे कि 31वां प्रश्न है यातुधान। यातुधान के लिए क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची ऑप्शन ए है वसन, ऑप्शन बी है आग, ऑप्शन सी है अश्व और ऑप्शन डी है निशाचर। इसका सही उत्तर हमें बताना है यातुधान। यातुधान का देखिए जो पर्यायवाची बताना है, यातुधान का मतलब ही होता है राक्षस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निशाचर। निशाचर, निशाचर का मतलब भी राक्षस होता है। 32वां जो प्रश्न है उसमें पूछा गया रात का पर्यायवाची, धाम, त्रियामा, अमी या फिर पयस। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है धाम, दूसरा ऑप्शन है त्रियामा, ऑप्शन सी है अमी और ऑप्शन डी है पयस। इसका सही उत्तर हो जाएगा रात का त्रियामा। क्या हो जाएगा? रात का त्रियामा। अमी अमृत का होता है। ग्रीवा 33वां जो प्रश्न है उसमें ग्रीवा का पूछा गया है पर्यायवाची। ऑप्शन ए है पैर, ऑप्शन बी है कलाई, ऑप्शन सी है पृष्ठ और ऑप्शन डी है गर्दन। इनमें से बताना है और इसका तो मुझे लगता है सभी को पता ही होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा गर्दन। 34वां प्रश्न है गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी है संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी है करण तत्पुरुष या फिर ऑप्शन डी है अधिकरण तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर बताना है। गोबर गणेश में है, यहाँ पर याद रखिए करण तत्पुरुष। करण, गोबर गणेश में कौन सा समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। 35वां प्रश्न है 3 वेणियाँ मिलती हैं जहाँ, इसमें कौन सा समास है? 3 वेणियाँ मिलती हैं जहाँ, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो ऑप्शन ए में तत्पुरुष है, ऑप्शन बी में बहुव्रीहि है, ऑप्शन सी में कर्मधारय है, ऑप्शन डी में द्विगु है। 3 वेणियाँ जहाँ मिलती मतलब त्रिवेणी, किसी तीसरे शब्द की तरफ इंगित किया जा रहा है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। अगला लास्ट प्रश्न है, इसको आपको बताना है सदा सच बोलना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। इनमें से सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इच्छावाचक। सदा सच बोलना चाहिए, इसमें इच्छावाचक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यूपी पुलिस कांस्टेबल का हमने ये मॉक टेस्ट सॉल्व किया है। जो भी बच्चे यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास ज़रूर कीजिए। क्लास करने के बाद ही आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए जिससे आप आसानी से हल कर पाएंगे। जो टॉपिक पढ़ा है आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं। यहाँ पर मैंने 36 प्रश्न लिए हैं, जिस तरह से पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन या फिर आएंगे यहाँ पर आप उनको हल करिए और आपके जो स्कोर है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।
और अगर अभी गलत हो रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, उनको धीरे धीरे इम्प्रूव करिए क्लासेस लेकर के। तो क्लास से जुड़े रहिए। जो आपके नोट्स बना रहे हैं शॉर्ट नोट्स, वो प्रिपेयर कर लीजिए, एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए बेहतर रहेगा। और ये वीडियो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और लोगों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे अगले जो भी वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, नए मॉक टेस्ट के साथ, नई क्लासेस के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द।